हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उड़ीसा सीपीईटी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। हमने ऑलरेडी उड़ीसा सीपीईटी का जो क्वेश्चन पेपर है रिलेटेड टू 2020, 21 एंड 22 डिस्कस किया हुआ है, जहाँ हमने 22 की सिर्फ आंसर की अपलोड की थी एंड 2021 पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है। बट कुछ आंसर्स उसमें गलत थे, कुछ आंसर्स का एरर था, जिसकी वजह से आज जो हम लोग सेशन ले रहे हैं उसमें ये तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे बैक टू बैक एंड सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर की जो कॉपी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर विच कॉन्सेप्ट बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। एक बिजनेस को उसके ओनर से कैसे अलग किया जाता है और क्यों अलग किया जाता है। जैसे मान लो अगर हमने अपना आज बिजनेस स्टार्ट किया तो भाई हम ही तो ओनर हैं उसके, बट स्टिल ये माना जाता है कि अगर आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग है ना। एंड आप जो अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो उसको हम कैपिटल मानते हैं, मतलब ये माना जाता है कि वो बिजनेस की लायबिलिटी है। और ऐसा होता है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड बाकी जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग अजम्पशन है, सब पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो ये जो बिजनेस को उसके ओनर से डिस्टिंक्ट किया जाता है, ये किया जाता है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज IFRS का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दैट इज करेक्ट आंसर है ए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS ये तो हमें पता है। इसके अलावा एक है IFRS जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल फॉलो किए जाते हैं उसके लिए नाम दिया गया है IFRS। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर इज नोन एज। इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंसेस एंड रिसीट है, ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू नेचर की और एक कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की जो भी खर्चे या रिसीट होते हैं ना, वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम्ड हो जाते हैं, मतलब 1 ईयर के लिए होते हैं। एंड उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, PL में दिखाते हैं। जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड ऑफ PL में दिखाते हैं और रेवेन्यू रिसीट को हम क्रेडिट साइड ऑफ PL में दिखाते हैं। बट अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंस दिखाते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंस दिखाते हैं असेट साइड। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि जैसे अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदा, आज आपने खर्चा किया जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलना है। एंड लायबिलिटी साइड हम क्या दिखाएंगे, कैपिटल रिसीट। रिसीट मतलब जैसे मान लो तुमने बैंक से लोन लिया तो आज तो तुम्हारे पास पैसा आया है, भले उसको फ्यूचर में पे करना है। क्लियर? तो रेवेन्यू आइटम वो होता है जो कि 1 ईयर के लिए एग्जिस्ट करता है एंड कैपिटल आइटम वो होता है जिसका बेनिफिट या जिसका पेमेंट आपको कई सालों तक करना होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम विद इन 1 ईयर, करेक्ट आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है, मतलब एज पर लॉ उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। नेक्स्ट, विच इज ऑड वन आउट, स्पेसिफिक गुड, फ्यूचर गुड, एज सर्टेन गुड्स और अनएज सर्टेन गुड्स। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हमने बहुत सारे MCQs ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। वहाँ हमने ये बताया भी है कि अगर हम लोग स्पेसिफिक गुड की बात करें, एज सर्टेन की बात करें या अनएज सर्टेन की बात करें, तो ये तीनों गुड्स रिलेटेड है एग्जिस्टिंग गुड्स से। वो गुड्स जो ऑलरेडी बन करके रेडी है उसी में ये बाइफर्केशंस पॉसिबल है। बट अगर हम फ्यूचर गुड्स की बात करें तो फ्यूचर गुड मतलब जैसे आज आपने स्पेसिफिकेशन ले लिया, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बट बनाते हो आप फ्यूचर में, तो फ्यूचर गुड ऑड वन आउट है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुड से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, म्यूचुअल एजेंसी, रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। पहला 3 तो करेक्ट है क्योंकि अगर पहले 3 की बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप में। बट अगर सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें, क्योंकि जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी ही नहीं है, वो क्या है, वो वॉलंटरी है, मतलब आप चाहो तो कराओ चाहो तो मत कराओ। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं तो आपको आपके पार्टनर से अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता, मतलब फर्म को उनके पार्टनर से अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्लियर? इसीलिए आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जब इन द आइज ऑफ लॉ आपको अलग से ट्रीट किया जाता है। बट हम लोग को पता है ना कि पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ उनके पार्टनर से ही जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the excess of called up capital over paid up capital is calls in arrear, calls in advance, under subscription। देखो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारा कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल से ज़्यादा है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है?
ग्रेटर है पेड अप कैपिटल से। इसका मतलब कंपनी को जो पैसा मिला है वो कम मिला है जितना उसने रिक्वेस्ट किया। मतलब अगर मान लो पेड अप है 10 रुपये एंड कॉल्ड अप है ओनली 8 रुपीज़, तो आपने मांगा कितना 10 रुपये और आपको मिला कितना 8 रुपये, तो ये कॉल्स इन अरियर है ना, जो बैलेंस है, मतलब अभी कम मिला है पैसा लोगों से, तो ये क्या हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी कॉल्ड सी लिमिटेड। और ये किसका केस है, एब्जॉर्प्शन का, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का या अमेलगमेशन का। देखो एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो दो कंपनी है ए लिमिटेड बी लिमिटेड, यहाँ ए लिमिटेड अब्जॉर्ब करती है बी लिमिटेड को, तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, तो एब्जॉर्प्शन तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, बंद हो रही है और एक नई कंपनी बन रही है। तो ये अमेलगमेशन होगा कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये अमेलगमेशन होगा क्योंकि अमेलगमेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जब लिक्विडेट करती है, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जहाँ सिर्फ एक कंपनी लिक्विडेट होती है, ओनली वन कंपनी। क्लियर। एंड हमारे पास क्लियरली मेंशन किया क्वेश्चन में कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों ही लिक्विडेट कर रही है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, अमेलगमेशन। नेक्स्ट, माइनॉरिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज इंटाइटल्ड टू कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और बोथ। जो माइनॉरिटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी होता है, मतलब जैसे सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे मान लो एक है एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडियरी लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ने 90% होल्ड करके रखा है, तो बाकी 10% कौन हुए, माइनॉरिटी हुए, तो इनका जो हिस्सा है वो आप कहाँ दिखाते हो, कैपिटल प्रॉफिट में। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, करेक्ट आंसर होगा डी, 200। नेक्स्ट, एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड बाय। अगर एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें ना, तो ये पब्लिक कंपनी को भी हेल्ड करना होता है, प्राइवेट कंपनी को भी हेल्ड करना होता है, बट 1% कंपनी को नहीं करना होता है। एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, कि एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी हेल्ड करेगी एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristics feature of a private limited company? It restricts the right to transfer its share. देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैसे भी पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो ट्रांसफर पे तो नो डाउट रिस्ट्रिक्शन है। इट लिमिट्स इट्स मेंबरशिप टू 200, येस। अगर 1% कंपनी की बात करें तो वहाँ 1% होता है, एंड अदर देन 1% कंपनी, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वहाँ पे मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ओनली 200। इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। नो, अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो एट प्रेजेंट कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, पहले थी 1 लाख तक की, बट अब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर होगा सी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख का, क्योंकि अब ये लिमिट हटा दी गई है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग केपेबल एप्लीकेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। नो डाउट जब आप फाइंडिंग की बात करें, मतलब लोगों को बुलाने की बात करो, तो आप सिर्फ लोगों को इकट्ठा करते हो सो दैट उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर सको, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, which of the following is not a method of performance appraisal? रैंकिंग मेथड, ऐसे मेथड, मेंटरिंग और सेल्फ अप्रेजल। रैंकिंग मेथड एंड ऐसे मेथड की बात करें तो ये ट्रेडिशनल मेथड है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड सेल्फ अप्रेजल की बात करें तो ये हमारा मॉडर्न मेथड है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस अप्रेजल, बट मेंटरिंग इसका पार्ट नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग इटसेल्फ इज नोन एज, ऑप्शन देखते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और वेस्टिबल ट्रेनिंग। देखो वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात करें तो ये एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट है, और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि आपको ऑफिस बुला करके काम कराते हैं और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लर्न भी कराते हैं चीज़ें कि कैसे मशीन ऑपरेट करनी है एंड सो ऑन। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, वेस्टिबल ट्रेनिंग, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग इटसेल्फ। नेक्स्ट, interest received by an individual on bank deposit is chargeable under the head income from salary, house property, capital gain और other sources। no doubt other sources का ही पार्ट बनेगा, एंड जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, मतलब इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट रिसीव करता है बैंक डिपॉजिट्स पे, वो अप टू 10,000 तक एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 80 TTA। ये नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और यही अगर सीनियर सिटीजन होता तो 80 TTB में इसका डिडक्शन मिलता। क्लियर। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल। देखो यहाँ पे ITR भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ना ये बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ITR 1 की बात करें तो ये उन रेसिडेंट्स के लिए है, या हम कह सकते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी इनकम लेस देन इक्वल टू 50 लाख्स हो, और ये इनकम आपको कहाँ से अर्न हो रही हो, चाहे सैलरी से, पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी
और अदर सोर्सेज। क्लियर? मतलब आपकी इनकम 50 लाख से कम है और ये 50 लाख आप कहाँ से अर्न कर रहे हो, आइदर सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तब आपको ITR 1 फाइल करना है। ITR 2 हम लोग कब फाइल करेंगे, जब हमारी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, या कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम है, या आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या कोई फॉरेन इनकम आ रही है, फॉरेन असेट है। ठीक है, तो इन केसेस में आपको ITR 2 फाइल करना है। ITR 3 कब फाइल करेंगे, जब इंडिविजुअल और HUF की इनकम होगी फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में उसको ITR 3 फाइल करना होगा। क्लियर? एंड ITR 4 और फर्दर जितने भी ITRs हैं उन पे हम बहुत जल्दी एक डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड कर देंगे, सो दैट आप बहुत ही ईजिली सारे पॉइंट्स लर्न कर पाओ। नेक्स्ट, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज नो डाउट असेसमेंट ईयर, एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड उसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, proportional allotment of cost of item to cost center or cost unit is called। देखो यहाँ ना जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये इसके नहीं दिए हैं, बेसिकली ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है कॉस्ट अपोर्शनमेंट की। अच्छा, दो टर्म होता है, एक तो होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट और एक होता है कॉस्ट अलॉटमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। अगर हम कॉस्ट अलोकेशन की बात करें तो ये क्या डील करता है बेसिकली, जब होल आइटम ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट का पूरा सारा आइटम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब हम उसको कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन। एंड कॉस्ट अपोर्शनमेंट तब यूज होता है जब प्रपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट हो। और यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट बोला है, मतलब प्रपोर्शन में जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो उसका नाम होता है कॉस्ट अपोर्शनमेंट। क्लियर? एंड जब होल कॉस्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अलोकेशन। तो एज पर गिवन क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉस्ट अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिफर्स फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फोकसेज ऑन। अब अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें ना तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड की बात करता है। क्लियर? ऑप्शन देखते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और सिंगल यूज प्लान। देखो ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, तो नो डाउट वहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते, वहाँ हम लोग कितने टाइम की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म, दैट इज फॉर अ ईयर की बात करते हैं। एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा किस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय वेक्टर व्रूम। करेक्ट आंसर होगा ए, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशूज इज सुटेबल इन द आइटम्स इन द टाइम्स ऑफ रेजिंग प्राइजेस। देखो जब प्राइस बढ़ता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्राइस राइज के टाइम हम लोग लिफो यूज़ करते हैं। क्लियर? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लिफो ही आप प्रेफर करते हो, क्यों? क्योंकि उस केस में ना आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हाईएस्ट होता है और आपकी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी, लोएस्ट आएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अगेन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। सेम क्वेश्चन दिया है, अब ऑप्शन करेक्ट दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अपोर्शनमेंट। क्लियर? और यहाँ प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट ना पूछा होता, होल अलॉटमेंट पूछता, तब करेक्ट आंसर होता कॉस्ट अलोकेशन। नेक्स्ट, द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। The compound interest on a sum of rupees 10,000 in 2 years at the rate of 4% per annum is। देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है एंड वहाँ हमने बताया भी है कि सिंपली आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t माइनस प्रिंसिपल। अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और टाइमिंग है 2 माइनस 10,000। आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे देख लो। हम एक बार बता देते हैं कि ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 100, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1.04 टू द पावर 2। पहले आप इसको सॉल्व करना, फिर 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करना। ये क्वेश्चन हम यहाँ बता दे रहे हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आप लोग देख लेना। 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके वो आएगी 10,816, और उसमें से आप जब 10,000 माइनस करोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 816, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरोज एंड रेस्ट आर नॉन जीरोज इज called as zero matrix, scalar matrix, diagonal matrix और
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जो लीडिंग डायगोनल है, जैसे ये है ना लीडिंग डायगोनल, इसको छोड़ के बाकी वैल्यूज में क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, और इसमें डायगोनल में क्या रहेगा, जीरो। क्लियर। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मान लो जैसे ये 0 0 है, ये 4 और ये 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम किसका नाम देते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, एन एन्युइटी विच इज पेबल फॉर एवर इज कॉल्ड एन्युइटी परपीचुअल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में ओवरऑल 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड एंड जस्टिफाइड। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ एम एस एक्सेल की जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो होती है 11। द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट इज। अब स्लाइड शो के लिए कौन सा है, F5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। फिक्सिंग हाई प्राइस टू अर्न हाई प्रॉफिट एट द अर्ली स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग। देखो स्टार्टिंग में जब आप प्राइस हाई रखते हो, जब आप प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपने प्रोडक्ट की प्राइस आप हाई रख रहे हो सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉफिट स्टार्टिंग में ही अर्न हो जाए, तो ऐसी प्राइसिंग को हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर मैक्रो एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, बट सप्लायर क्या है, माइक्रो एनवायरमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अ प्रोडक्ट अडाप्टेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। जब आप इंडिविजुअल से पूछते हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। मतलब एज पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को बनाया गया। तो करेक्ट आंसर होगा बी। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो एफएम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्लियर। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूछा है, करेक्ट आंसर होगा सी, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो किसकी, फ्यूचर कैश फ्लो की, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। और जो इसका जस्ट रिवर्स है, मतलब अगर हमें फ्यूचर कैश फ्लो की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना होता प्रेजेंट वैल्यू से, तब हम उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स बिजनेस साइकिल, मार्केट कंडीशन, डिविडेंड पॉलिसी। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, कि ये सारे ही डिटर्मिनेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के। Which section of Companies Act 2013 provides for CSR, that is corporate social responsibility? Section 132, 133, 134 और 135। नो डाउट अगर हम लोग CSR की बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 135 में। क्लियर। और ये भी बताया गया कि हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है टू कंप्लाई विद द CSR प्रोविजंस इन इंडिया। और कंपनी को मिनिमम कितना स्पेंड करना होता है, 2%, मिनिमम ऑफ 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 ईयर एज CSR। इस पे ना हमने एक क्वेश्चन भी करवाया है, बहुत जल्दी एक बार हम इस पर डिटेल एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे सो दैट आप लोग इसके फॉर्मूले का भी एप्लीकेशन देख पाओ। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज NFRA, इज प्रोवाइडेड बाय, ये प्रोवाइड किया गया है बाय कंपनीज एक्ट 2013 और किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 132। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। द काइंड ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट, 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होती है ना उसको हम लोग हमेशा किसका नाम देते हैं, इंटरिम ऑडिट का। नेक्स्ट, द GSTN हैज़ डैश डिजिट्स। अब देखो अगर GSTN की बात करें तो ओवरऑल इसमें 15 डिजिट्स होता है और इसका बाइफर्केशन अगर किया जाए तो अब देखो इस 15 डिजिट में जो पहला 2 कोड होता है वो स्टेट कोड होता है। क्लियर। जैसे मान लो दिल्ली है तो दिल्ली के लिए होगा 07। फिर नेक्स्ट 10 जो डिजिट्स होता है वो टैक्स पेयर के पैन को शो करता है। फिर जो 13th डिजिट होगा वो होगा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन ए स्टेट, कि आप स्टेट में किस नंबर पे रजिस्टर्ड हो। 14th डिजिट हमेशा Z होगा एंड जो लास्ट डिजिट होगा वो चेक कोड होगा, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, आइदर अल्फाबेट और नंबर, बट वो चेक कोड होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा C, 15। नेक्स्ट, इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक, मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि प्राइस कितना भी बढ़े या घटे बट उससे आपकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर। दैट इज ED इज लेस देन 1।
दैट इज ईडी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की बात कर रहा है। तो ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, और हम कह सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। The rate at which factors can be substituted at the margin without altering the level of output is called marginal rate of technical substitution. Next, when inputs in a given proportion and the output increases in the same proportion, it is a case of, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपने इनपुट को 100% से बढ़ाया तो आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है बट ओनली बाय 100%। तो ये एक किस तरह का रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बट इंक्रीजिंग में ऐसा नहीं होता है, इंक्रीजिंग में अगर आपने इनपुट बढ़ाया 100% तो आपका आउटपुट बढ़ेगा 120%, एंड डिक्रीजिंग में क्या होता है कि इनपुट बढ़ाया 100% तो नो डाउट आउटपुट बढ़ेगा बट ओनली बाय 90%। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। Product differentiation is a distinguishing feature of which form of market? No doubt monopolistic competition, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर टूथपेस्ट मार्केट है तो सबका अपना अपना प्रोडक्ट है, टेस्ट है, पैकेजिंग एंड सो ऑन। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोनोपोली? सिंगल सेलर होता है, प्राइस मेकर होता है, बैरियर्स भी होती है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स में, मतलब एंट्री एग्जिट पे रिस्ट्रिक्शन है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है? नो। क्या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है? नो। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इन ओलिगोपोली मार्केट अ किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स। मान लो ये ओलिगोपोली डिमांड कर्व है, तो ये हमेशा कैसे होता है, किंग डिमांड, ये ओलिगोपोली मार्केट है तो इसमें कैसे बनता है, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व मतलब टूटा हुआ, और ये किसको शो करता है, प्राइस की रिजिडिटी को। ये बताता है ना कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओगे तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, और उससे जो आपके कस्टमर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर के पास। और अगर आप प्राइस डिक्रीज करोगे तो उस केस में आपको कॉम्पिटिटर्स भी फॉलो करेंगे, तो नो डाउट प्राइस तो डिक्रीज हो गई, एंड जितने भी कस्टमर्स हैं वो बेसिकली क्या होगा कि वो तो शिफ्ट करेंगे नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए किंग डिमांड कर्व बनता है ड्यू टू प्राइस रिजिडिटी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एग्जिट है, बट प्राइस कंपटीशन नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमेशा प्राइस टेकर होता है ना कि प्राइस मेकर। मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी को हमेशा आरबीआई बनाता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, disposable income can be best defined as the actual income received by the household. No, income received by the household after deducting personal taxes. disposable income मतलब जितना आपने खर्चा किया, तो आप कितना खर्चा कर पाओगे, जितना आपको मिलेगा नहीं, उसमें से जब आप टैक्सेस पे कर दोगे तो जो आपके पास बैलेंस बचेगा ना, वही तो डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, each of the following item is a component of the expenditure approach of measuring national income except personal consumption expenditure, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट इंटरेस्ट और इम्पोर्ट। देखो कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे आइटम हैं इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच जो नेशनल इनकम मेजर करने का एक तरीका है, उसमें पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट यूज़ करते हैं, बट नेट इंटरेस्ट नहीं यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, लीकेजेस फ्रॉम द इनकम एक्सपेंडिचर स्कीम रिफर्स टू। अब लीकेजेस की बात करें तो इसमें सेविंग्स हैं, टैक्सेस हैं एंड इम्पोर्ट्स हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ डीप एंड प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन इज कॉल्ड एज। एक डीप की भी बात करो, प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक जो रिसेशन चलता है उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कॉजेज डैश इन्फ्लेशन। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी वजह से किस तरह का इन्फ्लेशन होगा, कॉस्ट पुश, प्रॉफिट पुश, इम्पोर्ट पुश और डिमांड पुल, इसको हम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा है रॉ मटेरियल के, और रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स increased from 124 in year 2009 to 130.7 in year 2010, the economy experienced। अब क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है, पहले कितना था 124 और अब कितना है 130.7, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 130.7 माइनस 124, ये हो जाएगा 6.7 डिवाइडेड बाय 124 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप ये ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। 6.7 डिवाइडेड बाय 124 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 5.4
5% एंड क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो होगा इन्फ्लेशन ऑफ 5.4%. नेक्स्ट, अ न्यूली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड क्योंकि वो अभी उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है और अब वो जॉब के लिए देख रहा है, तो ये किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है? ये है फ्रिक्शनल, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा. नेक्स्ट, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम डैश इज 0. जब हम लोग x माइनस मीन लेते हैं, अर्थमेटिक मीन, और उसका समेशन करते हैं तो वैल्यू हमेशा आती है 0. और ये प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे डिस्कस की हुई है, CA काजल डेरोलिया. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, अर्थमेटिक मीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज? अब पोजिशनल एवरेज की बात करें तो पोजिशनल एवरेज एक पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा है जो कि मीडियन, मिड वैल्यू है. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, मीडियन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट नेगेटिव स्क्यूनेस? स्क्यूनेस पे भी हमने पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है. अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस होता तो मीन ग्रेटर होता मीडियन से, ग्रेटर होता मोड से, बट क्योंकि नेगेटिव स्क्यूनेस है तो जस्ट रिवर्स होगा, मोड बड़ा होगा मीडियन से, बड़ा होगा मीन से. दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, व्हेन विद डिक्रीज इन वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल डिक्रीजेस, एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पे दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा, तो नो डाउट ये पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें. तो करेक्ट आंसर होगा ए, पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट, द मेजर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल. अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है तो इसको हम कोरिलेशन बोलेंगे या रिग्रेशन. नो डाउट इसको हम बोलेंगे कोरिलेशन. सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करता है? सर्कुलर टेस्ट को कभी भी फिशर्स मेथड या लैस्परेज मेथड सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ना पैशेज मेथड सेटिस्फाई करता है. तो कौन कौन सा मेथड सेटिस्फाई करेगा? ओनली सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड केलीज मेथड. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू टोटल वेरिएशन. जब आप एक्सप्लेन्ड वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, और अगर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन की. एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी. When the new indices are to be spliced with the base year of the old indices, तो ये किसका केस है? यह है फॉरवर्ड स्प्लिसिंग का केस. नेक्स्ट, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस बाय नीति आयोग? ये रिप्लेस्ड हुआ था 2015 में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स इन 1 जनवरी 1995. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके साथ डील करता है? नो डाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के साथ, बट ओनली रिलेटेड टू विजिबल आइटम. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछता तब बोथ विजिबल एंड इनविजिबल होता, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन. इन तीनों के ही लेवल पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक इज नोन एज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. देखो, बैंक रेट और कैश रिजर्व रेशियो ये तो अलग है. ये तो तब होता है जब हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं. क्लियर? और कैश रिजर्व रेशियो कब यूज होता है? जब हमें मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है. जहां आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स को, और क्यों प्रोवाइड कर रहा है? सो दैट ओवरनाइट लिक्विडिटी उनको प्रोवाइड कर सके. तो ऐसे इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट. दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए. क्लियर? और यहाँ पे ये जो लोनिंग होती है ना, ये होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. एंड आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो 2020 क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बैंक रेट है, CRR है, इसके अलावा SLR भी है, बट टैक्सेशन नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, टैक्सेशन. अब यहाँ देखो 2021 का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी कॉपी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. जहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन था विच गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट. देखो बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखाते हैं, बट उसके पहले ये समझ लो कि गुडविल कितने तरह की होती है. गुडविल ना हमेशा 2 तरह की होती है. एक जो आप मार्केट से खरीद करके लाए उसको हम कहते हैं अक्वायर्ड गुडविल, मतलब किसी ने अपने बिजनेस की गुडविल बनाई और आपने उससे उसकी बिजनेस के साथ साथ उसकी गुडविल भी खरीद ली. और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड, है ना. जैसे मान लो हमारा जो चैनल है CA काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर, इसके लिए
एक जो गुडविल बनी ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड है ना, जो हमने टाइम के साथ इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी क्लासेस अपलोड की, तब जा करके कहीं मेरे नाम को लोग जान पाए, तो वो एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्या हम उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूएशन आएगी? कभी भी आप उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते, और आप जिस चीज़ को वैल्यू नहीं कर सकते आप उसको बुक्स में भी नहीं दिखा सकते, ठीक है। बट जो अक्वायर्ड, जो आप मार्केट से गुडविल खरीद के ला रहे हो, आपको तो पता है कि आपने कितने पे गुडविल खरीदी है, तो उस गुडविल को हम बुक्स में दिखा सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन सी गुडविल हम बुक में दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं अक्वायर्ड गुडविल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले का जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है, दैट इज उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, और उसके बाद के प्रॉफिट को नो डाउट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट, पीपीई इन अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इसका फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ, अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर की बात बताएं तो इसमें बेसिकली हम लोग इनकम और खर्चा, मतलब एक्सपेंस और इनकम ही दिखा रहे हैं, खर्चा दिखा रहे हैं, और जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है वो दिखा रहे हैं। तो नो डाउट हम किस तरह के अकाउंट की बात करें, नॉमिनल अकाउंट की, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट, by charging depreciation, which principle of accounting is being followed? Matching, realization, going concern, money measurement concept। अब देखो depreciation क्या है, एक तरह का खर्चा है, और जब हम बुक्स में रेवेन्यू दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हमें कितने की अर्निंग हुई, उसी के लिए हम कंपैरेटिवली एक्सपेंस भी दिखा रहे हैं सो दैट हम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। तो इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, एंड डेप्रिसिएशन हम बुक्स में दिखाते हैं ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which reserve appears in the balance sheet? रिजर्व फंड, स्पेसिफिक रिजर्व, जर्नल रिजर्व, ये तीनों ही रिजर्व हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, in case of dissolution of a firm, if a partner has private property, which liability should be repaid first with it? अब देखो अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले तो आपकी प्राइवेट डेट्स को और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। और होता क्या है ना कि जब फर्म बंद होता है, डिसॉल्व होता है, तो फर्म की सारे असेट्स को सेल करके हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। अगर कुछ लाइबिलिटीज़ बच जाती हैं फर्म की, तब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से पेमेंट की जाती है जो पार्टनर्स की होती है। क्लियर? बट पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उससे सबसे पहले उनकी लायबिलिटी पे की जाती है, फिर फर्म की लायबिलिटी पे की जाती है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइवेट लायबिलिटी। नेक्स्ट, विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कौन नहीं कंसिडर करता? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एज पर गिवन ऑप्शन, ठीक है। ये एक सिंप्लीफाइड मेथड है और ये कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट या कंसिडर नहीं करता इन इवैल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? कमर्शियल पेपर, पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट्स, वारंट्स और ट्रेजरी बिल्स। करेक्ट आंसर होगा सी, वारंट्स। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म रिजल्ट्स इन। अब देखो जो टोटल कॉस्ट है उसमें जो फिक्स कॉस्ट जिसको डिनोट कर रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज, नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेटिंग लीवरेज। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइंस व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का डिग्री है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। ये इनवर्स रिलेशन कहाँ होता है? नेट इनकम अप्रोच में, तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच वन इज नॉट फाइनेंस कंपनी? अब देखो फाइनेंस कंपनी में SBI है, LIC है, म्यूचुअल फंड है, भले किसी भी तरीके से फाइनेंसिंग कराओ, वन वे ही क्यों ना फाइनेंस कराओ, बट फाइनेंसिंग कंपनी है। बट नाल्को की बात करो तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये एक तरह की गवर्नमेंट कंपनी है जो कि फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, नाल्को इज नॉट एन फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट, when the debt turnover ratio is 4, what is the average collection period? अब देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ डेज, जो भी आप ले रहे हो, नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और ईयर डिवाइडेड बाय डेट टर्नओवर रेशियो। अब क्योंकि हमारे पास जो टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है वो 4 दिया है और आंसर में सब मंथ्स है, तो हम ये मानेंगे कि डेटा टर्नओवर रेशियो क्या है? 4 मंथ्स। तो नंबर ऑफ डेज में हम लोग नंबर ऑफ डेज नहीं लेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स लेंगे, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4 मंथ्स, और आप इसको जब कट करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 3 मंथ्स, दैट इज करेक्ट आंसर आएगा सी।
नेक्स्ट, द फंड्स अवेलेबल विद द कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड। जब आप टैक्स का भी पेमेंट कर दे रहे हो, डिविडेंड का भी पेमेंट कर दे रहे हो और जो पैसा बच रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग, जो कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रखते हो, जो कि आप फ्यूचर में कंपनी में अगर कुछ भी आपको कराना है उसके लिए रख रहे हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी, रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट, ओनर्स इक्विटी का क्या मतलब है? देखो, ओनर्स इक्विटी का मतलब सिंपली जब आप टोटल असेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दो, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस्ड थ्रू। अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की बात करें ना, तो इसको हम हमेशा फाइनेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल में क्या आ जाएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट, मास्टर बजट इज अ फंक्शनल बजट, ऑपरेटिंग बजट, समरी बजट, फाइनेंशियल बजट। करेक्ट आंसर होगा सी, समरी बजट। नेक्स्ट, profit available for equity shares is rupees 30,000 and number of equity shares is 15,000। number of preference shares दिया है, EPS कैलकुलेट करना है। तो earning per share क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? 30,000 एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 15,000। यहाँ प्रेफरेंस शेयर आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2 रुपीज़ पर शेयर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, COGS दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? ITR पूछा है। कंसिडर 1 डे, कंसिडर 1 ईयर 365 डेज, कि एक साल में कितना आपको डेज कैलकुलेट करना है या कितना इंक्लूड करना है? 365 डेज। अच्छा देखो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ITR पूछा था, तो अगर हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15,000 और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10,000। तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, 5 टाइम्स। बट इफ इन केस मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछा स्टॉक होल्डिंग पीरियड या पूछता एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री में हम क्या करते? 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लेते, जो कि 5 टाइम्स आया हमारा। क्लियर? और इसको सॉल्व करके आता 73 टाइम्स। दैट इज करेक्ट आंसर होता तब बी। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में ITR पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा ए, 5। नेक्स्ट, which variance is always adverse? वेज रेट वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब एडवर्स मतलब नेगेटिव की बात कर रहा है तो नो डाउट आइडल टाइम वेरिएंस होगा, क्योंकि आइडल टाइम मतलब जितने टाइम आप फ्री बैठे हो, तो उसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following is not a principle of management according to Henry Fayol? Subordination of individual interest over the organizational interest, स्पिरिट द कॉर्प्स, यूनिटी ऑफ मैनेजर्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखो यहाँ कह रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये तो हमने पढ़ा था। ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब सबको हम कहाँ मोटिवेट करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे तो अल्टीमेटली वो अपना गोल तो अचीव कर ही लेगा। तो ये तो प्रिंसिपल था, स्पिरिट द कॉर्प्स भी था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी था। बट यूनिटी ऑफ मैनेजर ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, who is considered as father of scientific management? F.W. Taylor, that is correct answer होगा B. Next, delegation of authority is linked to managerial planning, management coordination, management control, scientific management. authority का delegation basically क्या है? management control है। correct answer होगा C. Next, when management pays attention to more important areas and when the day-to-day routine problems are looked after by lower level management, मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट फोकस करा उन प्रॉब्लम्स पे जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड जो डे टू डे बिजनेस है या रूटीन प्रॉब्लम्स है उनको उन्होंने लोअर लेवल मैनेजमेंट तक रखा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये स्टेटमेंट किसका है? मैरी पाकर फॉलेट का। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे द GST? अब देखो GST वैसे तो जो पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है उसको पे करना पड़ता है, बट अंडर रिवर्स चार्ज जो पर्सन रिसीव करता है उसको भी GST पे करना पड़ता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन पर्सन सप्लाइंग भी करेक्ट और पर्सन रिसीविंग भी करेक्ट है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर GST इज नो डाउट 28%।
एंड मिनिमम है 0%। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग टैक्सेस लेविएबल ऑन एंड इंट्रा स्टेट। अब अगर इंट्रा स्टेट की बात करें तो CGST एंड SGST, और इंटर स्टेट की बात करें मतलब पर्टिकुलरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तब IGST लगता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, बोथ द अबव। नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80U इज। अब देखो सेक्शन 80U में दो तरह का डिडक्शन है। एक तो नॉर्मल डिसेबल्ड के लिए 75,000 है, एंड अगर आप सीवियर डिसेबल्ड हो तब 1,25,000 है। अच्छा, ये 75,000 है कि अगर आप 40% तक डिसेबल्ड हो, और अगर आप 80% तक डिसेबल्ड हो तब आपको सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लेकर के आएंगे और आपको डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का। क्लियर? तो क्वेश्चन में देखो पूछा सीवियर डिसेबिलिटी का है और ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 1,25,000, तो ऑप्शन इसका होना चाहिए था 1,25,000, या हम ये मान लें कि यहाँ पे 40% तक की डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा C, 75,000। क्लियर? नेक्स्ट, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 हाउसहोल्ड आर दिस। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड इज। अब सिंपली आप हम लोग को मीन कैलकुलेट करने बोले, आप पांचों वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देना। आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए 1385। दैट इज करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। कोटा सैम्पलिंग बेस्ड नहीं है। मीडियन ऑफ द सीरीज वैल्यूज इज। अब मीडियन कैलकुलेट करना है, और मीडियन बहुत ही सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऑड इवन कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, दैट इज इवन। तो जब इवन है तो इवन का फॉर्मूला क्या है, इवन का फॉर्मूला है n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है ना कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। हमने अरेंज नहीं किया था, अब अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो 12 है, 12 12 12, 3 बार हमारे पास 12 की वैल्यू दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 23 23 23 23, तो 1 2 3 4। फिर हो गया हमारे पास 24, फिर है 34 और फिर है 56। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 10 आया था, तो ये हो गया 5th टर्म, और 5th टर्म हमारे पास क्या है 23। 6th टर्म भी हमारे पास 23, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी कितना आएगा 23। तो करेक्ट आंसर होगा A, 23। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज नो डाउट 0। ये सेम प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट, if mean is 10 and standard deviation is 2.5, what is the coefficient of standard deviation? अब देखो coefficient of standard deviation है standard deviation divided by mean, और मेरे पास standard deviation की वैल्यू है 2.5 और mean की वैल्यू है 10। तो सिंपली यहाँ वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी 0.25, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा B, 0.25। अच्छा, एक चीज़ कि अगर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा होता तब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते और मेरे पास करेक्ट आंसर आता 25। क्लियर? तो गिवन क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा B, 0.25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्जन में क्या क्या चीज़ें आती है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड एज पर गिवन ऑप्शन क्वार्टाइल मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है। बेसिकली क्वार्टाइल क्या है, मेजर ऑफ पार्टीशन है, मतलब पार्टीशन वैल्यूज में इसको कंसिडर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा A, क्वार्टाइल। कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज हमेशा नेगेटिव होती है, तो करेक्ट आंसर होगा A, नेगेटिव, क्योंकि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन एज कोरिलेशन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी और रिग्रेशन। नो डाउट रिग्रेशन, क्योंकि रिग्रेशन में दो इक्वेशन बनता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एज वेल एज x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, जहाँ पे एक वैल्यू हमारी इंडिपेंडेंट है और एक वैल्यू डिपेंडेंट है। Generally, entrepreneurs fall under those who make things happen, those who watch things happen, those who are left to ask. No, correct answer होगा A. Entrepreneurs वो लोग होते हैं जो एक्चुअल में चीज़ों को कर करके दिखाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनोवेशन है, रिस्क बियरिंग है, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग है। करेक्ट आंसर होगा D, कि ये तीनों ही एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस हैं। टर्म ग्रीन एंटरप्रेन्योर इज यूज्ड फॉर इको एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज करेक्ट आंसर होगा D। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये किसने फाउंड किया था, मोहम्मद यूनुस ने, तो करेक्ट आंसर होगा A। हु इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री। देखो एज पर गिवन ऑप्शन ना कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर था FC कोहली, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद CSR एक्टिविटीज, ये हमने 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी बताया था, करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 135।
व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Which section of Companies Act 2013 requires every company to prepare its financial statements at the end of the financial year? करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 129। लर्न करना है। नेक्स्ट, X out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter-in-law a golden necklace worth rupees 20,000. X made the promise in writing and signed it and delivered the same to the daughter-in-law. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड माना जाएगा, क्योंकि भले यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं, क्योंकि डॉटर इन लॉ तो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रही है ना, बट क्योंकि ये एक्सेप्शन था कंसिडरेशन का एज पर सेक्शन 25, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम मानेंगे वैलिड। Assignment by operation of law takes place by the mutual consent of the parties, by the will of either party, when the subject matter of a contract ceases to exist, by the death of a party of a contract. अब assignment by operation of law ये कब होता है, ये होता है जब किसी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जैसे ए और बी दो पार्टी है, दोनों में से किसी की डेथ हो जाए तो उस केस में वो अपने ऑपरेशन ऑफ लॉ को असाइन कर सकते हैं। बट असाइनमेंट के भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली जहाँ हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के MCQs डिस्कस किए थे ना, वहाँ इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ रेसिडेंट ऑफ एन एनिमी कंट्री। अब देखो, अगर आप एनिमी कंट्री जो आपकी कंट्री के खिलाफ लोग हैं उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम हमेशा इलीगल मानते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द CNAG, और उसका रेम्यूनरेशन जो अपॉइंट कर रहा है वो कौन है, CNAG, और उसका रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, द वर्किंग पेपर्स विच ऑडिटर प्रिपेयर्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स आर एविडेंस फॉर ऑडिट कंक्लूजन्स, ओन्ड बाय द क्लाइंट, ओन्ड बाय द ऑडिटर। जो वर्किंग पेपर हम लोग ऑडिट के टाइम बनाते हैं ना ऑडिटर्स, वो बेसिकली किससे बिलोंग करता है, ओनली फ्रॉम ऑडिटर्स। तो करेक्ट आंसर होगा सी। हु कैन कंडक्ट टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट या कोई भी ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। विच वन इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ वाउचर्स, रिक्विजिशन स्लिप, काउंटर फॉइल, पे स्लिप और कैश मेमो। अगर कैश मेमो की बात करें ये इंटरनल सोर्स ऑफ वाउचर्स नहीं है। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड। आप ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, अगर हम पब्लिक की बात करें तो ये रिटेलिंग सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट इज रेलेवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सभी रीड करना पड़ता है फॉर कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट, what is consumer value or customer value, ratio between the customer's perceived benefits and resources used to obtain these benefits, excess of satisfaction, over expectation, post purchase denominance और none of the above। करेक्ट आंसर होगा ए। ये जो रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हो, कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स। A commodity is used for multiple purposes, then the demand for it is known as composite demand। ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, composite demand। नेक्स्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन बता रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट लेस होगा एवरेज कॉस्ट से जब तक एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से जब एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होगा, राइज होगा। क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है तो नो डाउट मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, किंग डिमांड कर्व, ये किससे रिलेटेड है, हमने बताया भी था लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था 2020 के क्वेश्चन पेपर पे, वहाँ हमने बताया था कि किंग डिमांड कर्व किससे रिलेटेड होता है, ओलिगोपोली मार्केट से। इन परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म कैसे बनता है, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल बनेगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if price of any commodity decreases by 20% and the demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be। अब देखो, अगर elasticity of demand की बात करें, या हमारा प्राइस कितने से डिक्रीज हो रहा है, 20% से, बट डिमांड इंक्रीज हो रहा है बाय 40%, तो यहाँ हमारा ED क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, दैट इज हाईली इलास्टिक। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हमने पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है। Which of the following is not a method of pricing raw material issues from stock? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज। अब अगर हम लोग रॉ मटेरियल की
प्राइसिंग की बात करें, जहां हम लोग फीफो मेथड, लिफो मेथड यूज़ करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड है, यूनिट कॉस्टिंग है, बट मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ हम लोग हमेशा एक यूनिट की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which of the following is a direct labor cost? Supervisor salaries in the factory, cost of the payroll accounting section, a bonus paid to the storeman, the wages of the labor. अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करें तो वेजेस ऑफ लेबर होगा क्योंकि वो डायरेक्टली एलोकेटेड होगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। XYZ Limited has a labor intensive assembly department. Which of the following methods of absorbing overhead is likely to use for that department? Direct labor hours method, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब क्योंकि लेबर इंटेंसिव असेंबली है तो उस केस में आप ओवरहेड को अब्जॉर्ब करने के लिए आइदर डायरेक्ट लेबर आर यूज़ करोगे या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज़ करोगे। प्रेफर करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स। जब भी हम ओवरहेड को अब्जॉर्ब करने की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इंटरेस्ट रिसीव्ड इज? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, आउटपुट लेवल दिया है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर? देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन जो दिया है उस हिसाब से आउटपुट लेवल कितना है 75,000 एंड सेलिंग प्राइस कितना है 15। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सेल्स निकालोगे। और सेल्स कैसे निकलेगा? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 15, मतलब जो हमारी सेल्स आएगी वो आएगी 11,25,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 7,50,000 एंड हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको हमने नाम दिया है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन है 3,75,000। इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि है 2,50,000। तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगा प्रॉफिट। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 1,25,000। नेक्स्ट, हु मैनेजेस द इंटायर बुक बिल्डिंग प्रोसेस? मर्केंट बैंक, एनी कमर्शियल बैंक, आरबीआई या कंपनी इटसेल्फ? अच्छा, जो पूरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसको बनाया गया है बाय मर्केंट बैंक। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच स्कीम गिव्स द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी टू रिसीव बेनिफिट ऑफ ऑफर ऑफ शेयर्स एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू? जब आप एम्प्लॉयज़ को उनके स्वेट के बदले, उनके पसीने के बदले कंपनी के शेयर्स इशू करते हो नॉमिनल रेट पे, तो उसको हम ESOP कहते हैं, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बट यहाँ कह रहा है कि आप शेयर्स ऑफर कर रहे हो किनको? एम्प्लॉयज़ को, और वो भी पब्लिक इशू के पार्ट के तौर पे। तो उसको हमने नाम दिया है एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, in which account the application money on share issued should be transferred if balance sheet is prepared before the date of allotment? अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ और अलॉटमेंट के पहले ही बैलेंस शीट अगर बन जाती है तो शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट और शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट। नो डाउट अगर अलॉटमेंट के पहले बैलेंस शीट बन गई तो शेयर कैपिटल सस्पेंस अकाउंट में जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, विच अमंग द फॉलोइंग कांट बी यूज्ड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम और बायबैक ऑफ शेयर्स। लास्ट तीन के लिए तुम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज़ कर सकते हैं बट डिविडेंड के पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिविडेंड के पेमेंट के लिए ओनली फ्री रिजर्व्स आप यूज़ करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब लास्ट हमारे पास पेपर है वो है 2022 का क्वेश्चन पेपर, और इसका हमने सिर्फ आंसर की ही डिस्कस किया था। हमने सिर्फ आंसर की बता दिया था, हमने डिटेल डिस्कशन क्लास नहीं डाली थी। तो यहाँ अब हम लोग पूरे 70 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन भी देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इज। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम हमेशा कितना होगा? 200। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 200। नेक्स्ट, द कंपनीज नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स, प्लेस where बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस अगर नेशनैलिटी की बात करें तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ कंपनी फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट पास्ड आइदर बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अगर सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी कंपनी के एक्ट को पास किया है तो मतलब वो कंपनी मैंडेटरीली बननी ही थी, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच न्यू टाइप ऑफ कंपनी और कंपनीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013? कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनमें एक 1% कंपनी है, एसोसिएट कंपनी भी है और स्मॉल कंपनी भी है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये तीनों ही कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में लॉन्च किए गए हैं। In the Indian Contract Act 1872 the term quid pro quo is applied in relation to।
क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, और जब हम बात करते हैं समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी मिले, जैसे अगर मान लो हम अपनी 1 लाख की घड़ी बेच रहे हैं और उसके बदले हमें 10 रुपये भी मिल रहा है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, समथिंग इन रिटर्न। तो क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या हो गया, समथिंग इन रिटर्न, और ये किससे रिलेटेड है, कंसीडरेशन से, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, according to Sales of Goods Act 1930, which two of the following are defined as goods? Movable property, growing goods, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स और बुक डेट। देखो ये दोनों तो गुड्स का डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, बट मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ग्रोइंग क्रॉप्स है, तो करेक्ट आंसर होगा ए 1 and 2 अबव। नेक्स्ट, a finder of goods is under an obligation to restore the goods to the real owner if traceable and if he must take reasonable care of the goods। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना भी है, शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना भी है, बट सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है, अलोकेशन ऑफ फंड है, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न है, बट मैन्यूवरिंग द शेयर प्राइस, उनका काम शेयर प्राइस से रिलेटेड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रुपी रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर, अगर आज 1 रुपये की बात करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो कि रिसीवेबल है आफ्टर 1 ईयर, वो 1 रुपये से तो ज़्यादा ही होगी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। द मिनिमम अमाउंट कॉल्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर के टाइम जो मिनिमम अमाउंट कॉल्ड अप होती है वो होती है 5% ऑफ द फेस वैल्यू, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, ब्रोकरेज, पब्लिक, शेयर मार्केट और टैक्स। अब इनसाइडर ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से, तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which method of valuation of shares is based on the question what an equity shareholder will receive if the company is into liquidation? मान लो कि अगर कंपनी कल को झूठ मूठ बंद हो जाती है तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, इसी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी इन्वेस्टेड टुडे, आज जो 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है उसकी फ्यूचर वैल्यू हमेशा इक्वल होगी किसके, प्रेजेंट वैल्यू के। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड्स, न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, न्यू डेट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इक्विटी शेयर सबसे एक्सपेंसिव सोर्स माना जाता है, क्यों, क्योंकि इनको आपको डिविडेंड तो देना ही होता है अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है, एंड जो प्रॉफिट है उसमें भी हिस्सा देना होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, न्यू इक्विटी शेयर्स। बाकियों का क्या होता है कि रेट फिक्स होता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सिंस 1 अप्रैल 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, क्वालिटेटिव पूछा है, मॉरल सुएशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। पहला, तीसरा और आखिरी ये तो क्वालिटेटिव टेक्निक है, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैज इट्स इंडेक्स नेम्ड सेंसेक्स, BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आपको फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट को मैच करना है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से रिलेटेड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है कि सेल्स में से जितना ब्रेक इवन सेल्स होता है जब आप उसको माइनस कर देते हो तो उसके ऊपर की जो भी सेल्स आती है उसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि वो आप प्रॉफिट अर्न कर दो। तो सेकेंड का मैच होगा सेकेंड। एंड रेशियो एनालिसिस ये यूज्ड होता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के लिए। एंड JIT दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम, ये इन्वेंट्री कंट्रोल है, तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आइडियल लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो अमंग द फॉलोइंग। आइडियल जो रेशियो है वो है 1:1 जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विथ ईच डिपार्टमेंट ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। ईच यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ ही हम डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं सो दैट हम उसके लिए ईजिली प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सके, तो करेक्ट आंसर होगा बी। एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा एंड डायरेक्ट ओवरहेड आएगा जिसको हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो इन तीनों को टोटल करके क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। एंड हमने कॉस्ट शीट पे बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास अपलोड की हुई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड की गई है। कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन कंप्लायंस विद विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो आप कैपिटल शो करते हो लाइबिलिटी साइड क्यों शो करते हो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, एंटिटी। नेक्स्ट,
सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग इज अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग लगा है किसके पहले, किसी एक्सपेंस के पहले या किसी इनकम के पहले आप अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड या प्रीपेड टर्म यूज़ कर रहे हो तो उस केस में उसको हम मानते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इंटैंजिबल एसेट। देखो टैंजिबल एसेट पे जब हम लोग वैल्यू डेप्रिशिएट करते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन टर्म देते हैं, और इनटैंजिबल एसेट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अमर्टाइजेशन, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, डिस्काउंट फॉर क्विक पेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रिफर्ड टू एज। जनरली आप अपने कस्टमर को ऑफर करते हो कि अगर आप तुरंत कैश का पेमेंट कर रहे हो तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, और उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोग्रेसिव टेस्ट, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, डेवलपमेंट सरचार्ज, नो डाउट इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स में ये रूल होता है ना कि जो जितना ज़्यादा अर्न करा है उससे उतना ज़्यादा चार्ज किया जाता है। In the Income Tax Act, dash is a certificate that an employer gives to his employee. It certifies amount of tax deducted by the employer from the salary of the employee. देखो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है उसमें से अगर वो सैलरी लिमिट के बियॉन्ड है तो उसमें से TDS कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बेसिकली क्या होता है ना कि उस सैलरी में से एडवांस में आप टैक्स कट कर देते हो। कौन टैक्स कट करता है? एम्प्लॉयर, और वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। तो इसके लिए भाई आपको एक सर्टिफिकेट भी तो एम्प्लॉय को देना होगा, सो दैट एम्प्लॉय का माइंड सेट रहे कि हाँ उसको जो टोटल सैलरी है उसमें से कितना अमाउंट एज TDS कटा है, और वो किस में मेंशन होता है? फॉर्म 16 में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? नो डाउट 5। पहला है सैलरी, फिर है हाउस प्रॉपर्टी, फिर है कैपिटल गेन, फिर है PGBP दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड लास्ट हमारे पास अदर सोर्सेज, जो कहीं नहीं आएगा वो अदर सोर्सेज में आता है। नेक्स्ट इज GST एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट GST? इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, येस। कोरम ऑफ द GST काउंसिल शुड बी 50%, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग GST के कोरम की बात करें तो कम से कम एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ कंपनी ऑडिटर इज a graduate in commerce, a body corporate, an officer of the company, none of these. None of these होगा क्योंकि अगर हम लोग कंपनी ऑडिटर की या किसी भी ऑडिटर की बात करें तो वो कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। टेस्ट चेकिंग refers to checking of accounting records, testing of honesty of the employees, intensive checking of a selected number of transaction. टेस्ट चेकिंग मतलब क्या होता है कि आप कुछ ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करते हो और उसको डीपली चेक करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the framework for establishing good corporate governance and accountability was originally set up by the, देखो इसका करेक्ट आंसर कहीं राउटरी कमेटी दिया है, कहीं थॉर्नटन कमेटी दिया है। तो करेक्ट आंसर बी या सी में से कोई एक होगा, बट इसके लिए हम श्योर नहीं है। नेक्स्ट, FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? ये जो FW टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये आती है अंडर क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट, द टर्म MBO दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स was first outlined by whom in 1954 in his the book The Practice of Management? Correct answer होगा D, Peter Drucker. Next, who applied the word entrepreneur to business for the first time? Richard Cantillon. Correct answer होगा। UPI that is Unified Payment Interface is a single window mobile payment system developed by National Payment Corporation of India, that is correct answer होगा A, NPCI. High grade investment bonds offered by governments either central or state and large corporation as a means of borrowing funds are called capital securities, provident fund securities, gilt edged securities. Correct answer होगा C. Next, which of the following is a feature of free economy? Free economy मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। The prices are regulated, the prices are partly regulated, the prices are determined with the help of forces of demand and supply. यही करते हैं ना कि जहाँ डिमांड सप्लाई मीट करता है उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी प्राइस को हम लोग यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? फैक्टर प्राइसिंग और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट अगर हम लोग फैक्टर प्राइसिंग की बात करें किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द लाइनल चार्ल्स रॉबिन? चार्ल्स रॉबिन्स का कहना था कि जो मीन्स है मतलब जो रिसोर्सेज है उनकी स्केर्सिटी है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
In which economy do consumers and producers make free choices based on market forces of demand and supply? Market economy. ये बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज. रिसोर्सेज की बात करें तो नो डाउट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट पे डिस्कशन होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, रीड कर लेना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस जनरली डिनोट्स नेशनल इनकम. नेशनल इनकम किसको डिनोट करेगा? NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. द गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इन्फ्लेशन, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ. लर्न कर लेना, करेक्ट आंसर होगा सी. इन एन इकोनॉमी विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन रेशियोज. अगर आप कंसंट्रेशन रेशियोज की बात करोगे तो उसको कैलकुलेट करके हमें कॉम्पिटिशन का पता चलता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. The Indian economy has been projected to grow how much percent in the current fiscal as per Asian Development Bank? 7.5%. Next, who gave the call for evergreen revolution? MS Swaminathan. Next, the Pradhan Mantri Sangrahalaya Museum is located in which city? ये located है न्यू दिल्ली में, तो करेक्ट आंसर होगा डी. इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR इज लोअर्ड बाय द RBI, तो इस केस में वो क्या करें, अगर उसको कम कर रहे हैं तो ये कमर्शियल बैंक के पास पैसे बढ़ जाएंगे, फ्लो बढ़ जाएगा मनी का, और वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा. इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन विल बी टू इंक्रीज इट. नेक्स्ट, विच बैंक इज नोन एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट? नो डाउट RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं. नेक्स्ट, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स? R.A. Fisher. फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन विच एवरेज वुड यू यूज़? जहाँ हम बात करें एवरेज ग्रोथ रेट की तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है. द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 30. 2 आइटम उसमें गलत हैं, और तो आपको करेक्ट मीन बताना है. सबसे पहले तो आपके पास मीन की वैल्यू दी है, समेशन एक्स नहीं दिया है, एन दिया है. मीन कितना दिया है? 30 इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास समेशन एक्स कितना आ जाएगा? 300. अब देखो मेरे पास जो समेशन एक्स आया वो कितना आया? 300. कह रहा है कि 74 एंड 15 वे रॉन्गली रिटन एज 47 एंड 51. तो 47 गलत है, 51 गलत है, और करेक्ट कितना होना चाहिए? 74 एंड 15. तो 300 में से आप 47 माइनस करो, 51 माइनस करो और ऐड कर दो 74 15, तो आपका जो समेशन एक्स का करेक्ट आएगा वैल्यू वो आएगा 291. मतलब करेक्ट समेशन एक्स कितना है? 291. तो क्या अब हम मीन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं. 291, 2 ऑब्जर्वेशन लेस किया, 2 ऑब्जर्वेशन ऐड किया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रह जाएगा? 10. और अब मेरे पास करेक्ट मीन कितना आएगा? 29.1, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. नेक्स्ट, द मिडल आइटम ऑफ अ सीरीज ऑफ आइटम अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज मीडियन. क्योंकि मीडियन को अगर कैलकुलेट करना है तो पहले आपको सीरीज को अरेंज करना होता है आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ अ सीरीज? नो डाउट मीडियन एंड मोड, क्योंकि मीडियन मतलब मिड वैल्यू हो गया, तो आप अगर एक एक वैल्यू हटा भी दे रहे हो कॉर्नर से, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और मोड मतलब क्या होता है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो करेक्ट आंसर होगा डी. मीन में तो हम सारे ऑब्जर्वेशन को एड ऑन करते हैं. हु हैज़ इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? कार्ल पियर्सन. विच मेजर विल बी द बेस्ट टू रिपोर्ट द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग समर? देखो समर में जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है उसके लिए रेंज सबसे अच्छा होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो करेक्ट आंसर होगा बी, रेंज. टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू इंडिविजुअल्स, रिस्पॉन्डेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स बिलोंग? प्राइमरी डेटा सोर्सेज. ये सब क्या है? प्राइमरी डेटा है. नेक्स्ट, the term marketing refers to the process which aims at satisfaction of customer need. मार्केटिंग का हमेशा मोटिव होता है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके. हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? फिलिप कोटलर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स 4 C's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स? पहला है कस्टमर सोल्यूशन, फिर है कॉस्ट, फिर है कन्वीनियंस, फिर है कम्युनिकेशन, तो करेक्ट आंसर होगा ए. डैश इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द फर्म एंड कंज्यूमर. फर्म एंड कंज्यूमर के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो होता है प्रमोशन, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, इन पेनिट्रेशन प्राइसिंग अ बिजनेस फर्म सीक्स टू असेस डीपर मार्केट पेनिट्रेशन बाय कीपिंग प्राइजेस हायर, कॉम्पिटिटिव, लो, फ्लेक्सिबल. आप अगर लो प्राइस रखोगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर कर पाओगे. द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड
मैन्युफैक्चरर इंक्लूड करता है, रिटेलर्स भी करता है, होलसेलर्स भी करता है, बट रेगुलेटर्स को इंक्लूड नहीं करता, तो करेक्ट आंसर होगा डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यू इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील इज द टैगलाइन ऑफ टाटा स्टील। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कशन, और 2023 का क्वेश्चन पेपर भी हमने पहले ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, बट अगेन वहाँ सिर्फ आंसर की बताई थी, और यहाँ डिटेल डिस्कशन क्लास हम अपलोड कर रहे हैं। इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी मिल जाएगी, एंड दोनों की लिंक ना हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन बहुत इजी था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर सेल करें फिक्स्ड एसेट का, तो नो डाउट ये किस तरह की एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया था, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। देखो हमने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, बट यहाँ पे ये देख लेते हैं ना कि कितने तरह के रेशियोज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो होपफुली सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, जर्नली इसमें हमने देखा है करंट रेशियोज, क्विक रेशियोज इसी का पार्ट होते हैं। क्लियर। फिर एक होता है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि यहाँ दिया भी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पार्ट होगा। देन आता है हमारा टर्नओवर रेशियो, और टर्नओवर रेशियो में आएगा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जर्नली देखोगे ना तो एग्जाम में यही 4 रेशियोज़ के बारे में पूछता है। हमने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया टाइप्स ऑफ रेशियोज़ को, और आप लोग लर्न कर लेना इसको प्लीज़ डिटेल में। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इसको एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, और अगर डिक्रीज होता तो सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये किसने फाइंड आउट किया था? जेम्स एच ब्लिस ने, तो करेक्ट आंसर होगा बी। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू, अब देखो अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो जितना इन्होंने नॉमिनल वैल्यू उनके शेयर्स की होती है, जैसे अगर मान लो 10 रुपये की है, ठीक है, उसमें से 8 रुपये पेड अप हुआ और 2 अनपेड है, तो यही 2 रुपये और कंपनी एक्स्ट्रा मांग सकती है, तो टोटल कितना मांग सकती है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बाकी पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट, Section 43 of Companies Act 2013 provides for issue of shares at premium, kinds of shares, buyback of shares, reduction in share capital। देखो सेक्शन 43 की बात करें तो ये बेसिकली कवर करता है काइंड्स ऑफ शेयर्स को, या हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। इसमें बेसिकली ये बताता है ना कि कंपनी में जो शेयर कैपिटल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही 2 होता है, और इसी के बारे में बताया है सेक्शन 43 में। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कर लेते हैं इसको, बेसिकली कंप्लीट आंसर यही होना चाहिए था, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, व्हेन डिड कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स, यह आया 30 अगस्त 2013 को, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर। एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायर्स व्हेन इट इज, देखो अल्ट्रा वायर्स मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, और बियॉन्ड द पावर दोनों होता है, चाहे बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी हो। बेसिकली इसमें ये होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना होता है। तो करेक्ट आंसर ऐसे तो बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, बट ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर डी होगा। व्हेन द कंपनी इज ब्रिंगिंग इशू एट प्राइस लेसर देन मार्केट प्राइस फॉर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो इस प्रोसेस को हम लोग राइट इशू तो कहते हैं, बट मतलब जो राइट शेयर है, बट किस तरह का राइट शेयर है? ये प्री एग्जेम्प्टिव राइट, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ABC Private Limited provided the following information for the month of March 2023। देखो यहाँ इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई दी है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई दी है, मतलब विद इन स्टेट। इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दिया हुआ है। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स दिया है। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग GTA सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर GST पर्पस। अब देखो जब हम GST पर्पस के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे
तो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो एक्सपोर्टेड गुड्स हो, वो सब तो कंसिडर करेंगे। बट ये जो हमारे पास इनवर्ड सप्लाई दी हुई है, दैट इज अंडर रिवर्स चार्ज दिया है, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं इन एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर? ये जो जीटीए इनवर्ड सप्लाई है अंडर रिवर्स चार्ज, इसको हम कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते। तो हमारे पास टोटल आएगा 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 5,50,000। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 28,50,000 और यही हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब यही हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आएगा फॉर जीएसटी पर्पस। नेक्स्ट, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? नो डाउट 1 जुलाई 2017 को, एंड किसके अंडर हुआ था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश बजट इज, देखो कैश बजट का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो ये होता है टू अलाउ द फर्म टू एंटिसिपेट द नीड फॉर आउटसाइड फंडिंग। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अगेन क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये भी जीएसटी से रिलेटेड है। लिखा है उत्कल एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन उड़ीसा फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगेन यहाँ पे इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स दी है। इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल दी है 1,45,000 टू एडी इंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन आंध्र प्रदेश। इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, आपने विद इन स्टेट गुड्स परचेज किया फ्रॉम बीसी इंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन उड़ीसा फॉर ₹75,000। फर्स्ट में यही लिखा है ना कि उड़ीसा से आपका गुड्स कहाँ जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। और सेकंड में लिखा है कि उड़ीसा से उड़ीसा में ही आप परचेज कर रहे हो। देन इंटर स्टेट परचेज है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप परचेज कर रहे हो फ्रॉम एबीसी इंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन कोलकाता फॉर ₹50,000। जीएसटी रेट गिवन है। ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, किसी में भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। नो ओपनिंग आईटीसी इज देयर, किसी भी तरह का कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आपको बताना है कि जीएसटी की लायबिलिटी कितनी होगी इन कैश। अब देखो, सबसे पहले जब आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, तो नो डाउट आईजीएसटी पेबल होगा। इस अमाउंट पे आईजीएसटी पेबल होगा। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि इंटर स्टेट सेल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे होगा, तो जो जीएसटी का पेमेंट होता है वो होता है आईजीएसटी। सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 1,45,000 का 18%। कैलकुलेट करने पे फिगर आएगी 26,100। देन इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। एंड क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ आपको क्रेडिट मिलेगा। किसका? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। कितना होगा देख लेते हैं। 75,000 का 18%, इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 13,500 और इसका हाफ चला जाएगा सीजीएसटी में और हाफ चला जाएगा एसजीएसटी में। क्लियर? और ये क्या है? ये क्रेडिट है, क्रेडिट मिला है, ठीक। और ये आईजीएसटी पेबल है। देन इंटर स्टेट परचेज है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज कर रहे हो, तो यहाँ बेसिकली आपको क्या मिलेगा? अगेन इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी होगा, बट आईजीएसटी क्या? क्रेडिट। यहाँ आपको क्रेडिट मिलेगा कितना? 50,000 पे 18%। इसको कैलकुलेट करोगे तो 9,000 आएगा। क्लियर? यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा। और स्टार्टिंग में लिख दिया था कि आईटीसी का किसी भी तरह का कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अब लाइबिलिटी देखो, आईजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है? 26,100। आईजीएसटी का क्रेडिट कितना मिल रहा है? 9,000। सीजीएसटी का क्रेडिट है 67 और एसजीएसटी का क्रेडिट है 6750। तो इस 26,100 में इतने का क्रेडिट मिल गया, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 17,100। ठीक। फिर यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी हमें क्रेडिट मिल रहा है -6750। तो अल्टीमेटली जो हमें आईजीएसटी का पेमेंट करना होगा, फाइनल पेमेंट, वो होगा 3600, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। कैन अ पर्सन ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रेसिपिएंट? नो। अगर आउटवर्ड की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा डी। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 में ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना भी होता है और रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 20 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की पूरी डेफिनेशन दी है। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डैश व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जहाँ पे ये हो कि मिस स्टेटमेंट है तो नो डाउट आप किस तरह का ओपिनियन दोगे, एडवर्स, मतलब नेगेटिव की बात हो रही है। नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी मेक ऑमनीबस अप्रूवल। ऑमनीबस अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टीज के लिए मिलता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम ऑफ 4 मीटिंग्स एवरी ईयर बट द गैप बिटवीन 2 consecutive बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन, ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड कंपनीज मस्ट नॉट बी लेस देन 90 डेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बट जो विजिलेंस मैकेनिज्म है जो डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर्म करती है, हु मे रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। एटलीस्ट 14 डेज नोटिस नहीं होती है बोर्ड मीटिंग के लिए, 7 डेज नोटिस होती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एज पर गिवन ऑप्शन, इसमें करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ना यहाँ पे करेक्ट पूछा था और बाकी 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू, मार्केटिंग का मतलब होता है अ फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर सी है। बेसिकली ये डेफिनेशन पूछा था। वॉन्ट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड डिमांड। अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट अ प्राइस कंसिडरेशन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, इसको हम कहते हैं मार्केट। नेक्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये एक आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग एंड कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर, तो करेक्ट आंसर होगा डी। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा था, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड, डायरेक्टिंग भी इंक्लूड करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी करता है। मोस्ट का मतलब क्या है, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, तो करेक्ट आंसर होगा बी। हु पब्लिश द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, ये ना विलियम गिलबर्ट है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डिसिप्लिन। आप ऑप्शन देखोगे तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ये सारे ही इनके प्रिंसिपल के पार्ट हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्किल अप्लाइज टू मैनेजर्स एट, नो डाउट ये सारे लेवल्स पे ही अप्लाई होंगे। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये किससे स्टार्ट होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्टी। हु इज नोन ऑफ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, नो डाउट FW टेलर इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, गोइंग कंसर्न नहीं है। और ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किए होते हैं, अभी MCQs ऑन कॉमर्स डाला था उसमें भी डिस्कस किया है, मैराथन क्लास में भी डिस्कस किया था। पोस्ट डेटेड चेक्स, इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल की तरह। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस। नो डाउट ये बैलेंस ऑफ अकाउंट्स भी बताता है एंड अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी बताता है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है जो कि मोर देन है 10,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री से। सेल्स दिया हुआ है, GP प्रॉफिट दिया हुआ है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है बेटा, हम लोग डायरेक्ट तो कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स माइनस GP रेशियो। हमें इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री की, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, एवरेज इन्वेंट्री की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे पास सेल्स कितना है 2 लाख और हमारे पास GP रेशियो कितना है 25%। बट ऑब्वियसली 25% किसका होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सेल्स प्राइस का होगा, मतलब 50,000 हो जाएगा। अब इसका आप बैलेंस निकालोगे तो 1,50,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बल्कि अगर डिबेंचर्स की बात करें तो येस ये इशू नहीं हो सकता डिस्काउंट पे। एंड ओनली सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर अलाउड इन इंडिया, नो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी अलाउड है, तो करेक्ट आंसर होगा ओनली 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किससे रिलेटेड है, सेगमेंट रिपोर्टिंग से। नेक्स्ट, डेबिट नोट इशूड होता है परचेज रिटर्न के लिए। द डैमेजेस अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट, ऐसे डैमेजेस को हम कहते हैं विंडिक्टिव डैमेजेस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर दोनों तरह से हो सकता है, बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मे और मे नॉट पास बिटवीन द बेलर एंड बेली। देखो बेलर और बेली के बीच में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बिना कंसिडरेशन के भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऐसे कंसिडरेशन को या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म, ये तो करेक्ट है। माइनर ओनली एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज पर द
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या माइनर ओनली एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है, उनका अपना फिक्स एक % होता है और उसी पे उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ओनली 2। नेक्स्ट, गुड्स विच आर इन द एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। माइनर चेंजेस, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करें तो उसको ऑल्टरेशन कहते हैं, और नोवेशन कब होता है? जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो जाए। नेक्स्ट, if 100 kgs of material introduced into the process and the expected normal loss is 5% and if the actual output from the process is 88 kgs then what would be the abnormal loss unit? होपफुली सबको प्रोसेस अकाउंट बनाना आता होगा, नहीं भी बनाना आता है तो एक बार यहाँ पे देख लो। हम यहाँ ये चीज़ मेंशन कर दे रहे कि आपका जो इनपुट है, मतलब मटेरियल का जो आपने इनपुट किया है टू मटेरियल, कितना डाला है? 100 kgs। और वैल्यूज़ तो दी नहीं है। नॉर्मल लॉस कितना है? 5%। तो बाई नॉर्मल लॉस, इसी 100 का 5% होगा 5 kgs। एंड एक्चुअल आउटपुट आपने कितना इंट्रोड्यूस्ड किया? आउटपुट आपने इंट्रोड्यूस्ड किया 88। तो नो डाउट दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए ना, इधर भी 100 होना चाहिए यूनिट्स और इधर भी 100 यूनिट्स होनी चाहिए। तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 7 kgs की, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? अबनॉर्मल लॉस यूनिट। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा सी, अबनॉर्मल लॉस। याद रखना कि अगर डेबिट बड़ा है तो इधर आएगा अबनॉर्मल लॉस, और अगर क्रेडिट बड़ा होता तो इधर आता अबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन किस तरह का कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट, व्हेन सेल्स इज 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, क्या हम ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या मेरे पास क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है? नहीं दिया है, बट क्या हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हमने चैनल पे बहुत बार अपलोड किया हुआ है, बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए इससे रिलेटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास 50,000 आ गया कंट्रीब्यूशन, और इस 50,000 में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10,000 प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50,000, और सेल्स कितना दिया हुआ है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पीवी रेशियो आएगा 25%। मेरे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000 और मेरे पास पीवी रेशियो दिया हुआ है 25%। क्या हम इससे अपना ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली। इससे वैल्यू आएगी डी 1,60,000। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेबर रेट वेरिएंस अगर स्टैंडर्ड आवर्स है 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 400 at the rate ₹2 per hour and actual hours taken are 380 at the rate ₹2.25 per hour। अब देखो यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। क्या मेरे पास स्टैंडर्ड रेट गिवन है? हाँ गिवन है 2। क्या मेरे पास एक्चुअल रेट भी गिवन है? हाँ 2.25। और क्या मेरे पास एक्चुअल आवर्स भी गिवन है? हाँ 380। तो इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 95 एडवर्स। और एडवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि माइनस है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एडवर्स। नेक्स्ट, अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स अ केयरफुल स्टडी ऑफ फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, आपको ईओक्यू निकालना था। बहुत ही सिंपली आप लोग ईओक्यू निकाल सकते थे। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन नहीं दिया है, मंथली कंजम्पशन दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 2400 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 20 पर यूनिट इंटू 30%, दैट इज 6 रुपीज़। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो करेक्ट आंसर आएगा 3600 यूनिट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फॉर द गिवन डिटेल। तो पहले जीएवी निकाल लेते हैं। जीएवी मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर, मतलब 4 लाख हो गया। फिर फेयर रेंट फिर हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो अगेन 4 लाख हो गया। फिर इस हायर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज हायर मतलब 4 लाख। फिर 4 लाख को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से और विच एवर इज लोअर, तो 4 लाख। अब इस लोअर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से और विच एवर इज हायर, वो हमारा हो जाएगा जीएवी। तो जीएवी हो गया 4,80,000। अच्छा, अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं तब नेट एनुअल वैल्यू आता है। बट क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो ड्यू है बट नॉट पेड है, बट रूल तो यही है ना कि इसका पेमेंट होना ज़रूरी है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो हमारे पास जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा? बी 4,80,000। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। जहां बात आएगी प्रोफेशन की तो करेक्ट आंसर होगा डी 50 लाख।
मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम इन श्रीलंका। अब एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ है? श्रीलंका में। तो नो डाउट ये पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। करेक्ट आंसर होगा सी, 10 लाख। Unabsorbed depreciation can be carried forward to the subsequent year by the same assessee for a period of 4 assessment year. Next, which section governs the deduction in respect of medical insurance premium, ATD? The standard deduction is allowed from the gross salary to the maximum of 50,000. Next, which of the following is an absolute measure of dispersion? देखो दो तरह के मेजर होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और हमने ना स्टैटिस्टिक्स पे बहुत डिटेल लेक्चर्स अपलोड किए हुए अपने सेकंड चैनल सीए काजल डेरोलिया पे। तो एब्सोल्यूट में क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नहीं, अगर एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट मतलब सिंपली रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड अगर रिलेटिव पूछा होता तब करेक्ट आंसर होता कोएफिशिएंट। क्लियर? और कोएफिशिएंट में भी यहाँ वेरिएशन दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है। क्लियर? इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल आर दिस देन द वैल्यू ऑफ रेंज विल बी। अब देखो ये माइनस में है तो लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा -4 और स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा -44। तो -4 -44, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 40। नेक्स्ट, मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे हमने ये अपने चैनल पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट आओ यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि कैसे इसका करेक्ट आंसर आएगा लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो हम लोग यहाँ पे मान करके चल रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू है 1, 2, 3। अब मीन डेविएशन पहले कैलकुलेट कर लो, जो कि होगा समेशन मॉड d डिवाइडेड बाय n। मॉड d निकालने के लिए क्या चाहिए? x माइनस मीन, और हमें पता है ये मॉड में होगा, मतलब प्लस हो या माइनस, हम लोग इसको क्या कंसिडर करने वाले हैं? प्लस। तो मीन क्या आ जाएगा? 2, 1 माइनस 2 -1। तो यहाँ क्या माइनस लिखने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। 2 - 2 0 और 3 - 2 1। तो मेरे पास d का समेशन कितना आ गया? 2। ये हो जाएगा मेरे पास 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.6667। और ये रूल है कि ये वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होगी? कम होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन x² डिवाइडेड बाय n माइनस होल ब्रैकेट समेशन x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। मेरे पास x दिया हुआ है, इसका टोटल कर लो। क्या मेरे पास x² है? नहीं, निकाल लो। 1, 4, 9, तो इसका टोटल हो गया 14। रख दे वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 14/3 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी 0.81। क्लियर? इसी एग्जाम्पल से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो मीन डेविएशन आया 0.67 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 0.81। इसीलिए हमने बोला कि मीन डेविएशन हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा। बराबर तो आया नहीं, ज़्यादा भी नहीं आया और नेगेटिव नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब आपने मॉड यूज़ किया है तो मॉड मतलब ही क्या कि साइन को नलीफाई कर देगा। क्लियर? इसमें मोड कैलकुलेट करना था। नो डाउट मोड मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी हो। नेक्स्ट, the arithmetic mean of the marks obtained by 50 students was calculated as 44. It was later discovered that a score of 36 was misread as 56. Find the correct value of arithmetic mean of the marks obtained by the students. अभी क्वेश्चन था वो हमने इतनी बार सॉल्व करवाया अपने चैनल पे, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, मतलब मीन दिया है 44 इज इक्वल टू समेशन x नहीं दिया है डिवाइडेड बाय 50, ये दिया है ना। तो क्या हम इसे समेशन x निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। ये आएगा 2200। पर क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। तो क्या हम करेक्टेड समेशन x निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। इस 2200 में 36 वैल्यू करेक्ट थी और माइनस करना है 56, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2180। अब क्या हम करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? 2180। और हमारे पास अभी भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, क्योंकि एक ऐड हुआ तो एक लेस हुआ। क्लियर? इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी, जो एवरेज आएगा वो आएगा 43.6। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी? द प्राइजेज आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज एंड डिमांड एंड सप्लाई। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
फिशर्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन पे है, लास्ट परेस पैशेस, तो करेक्ट आंसर होगा ए। द वेट्स यूज्ड इन क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स में हम प्राइस को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ आरबीआई रिड्यूसेस द सीआरआर व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। देखो, अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को कम करेगी तो नो डाउट बैंक को ये रेशियो कम रखना होगा, उनके पास ज़्यादा पैसे की अवेलेबिलिटी होगी, तो वो मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट दे पाएंगे, ज़्यादा उधार दे पाएंगे। इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज। करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड भी यूज करते हैं, वेटेड प्रॉफिट मेथड भी, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। द वैल्यू ऑफ अ पार्टली पेड इक्विटी शेयर, ये किसके बराबर होता है, द वैल्यू ऑफ अ फुल्ली पेड शेयर माइनस द कॉल्स अनपेड पर शेयर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। हु शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द फर्म्स बिजनेस प्लान, करेक्ट आंसर होगा एंटरप्रेन्योर। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमेशा फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। विच डिसीजंस आर कंसर्न विद पॉलिसी मैटर्स एंड मे इन्फ्लुएंस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, रूटीन डिसीजन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट, अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर 423 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 6%। एट व्हाट प्राइस वुड इट सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। देखो, सबसे पहले कह रहा है कि एक पर्सन ने जो स्टोव बेचा है वो कितने का बेचा है, 423 का बेचा है, तो सेल प्राइस 423 है, पर लॉस पे बेचा है। तो मान लेते हैं कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस x है तो लॉस कितना है, 6% ऑफ x, और ये हो जाएगा x माइनस 0.06x इज इक्वल टू 423 और 0.94x इज इक्वल टू 423, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 450। मतलब 450 का सामान आपने कितने पे बेचा, 423 पे। एट वॉट प्राइस वुड इट सोल्ड एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। अब 480 का सामान है, हमें उस पर 8% का प्रॉफिट चाहिए, है ना, तो 8% का प्रॉफिट मतलब 36। टोटल अगर हम उसको 486 पे बेचें तो हमारा 450 का जो सामान है वो 8% के प्रॉफिट पे बिकेगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड देख लो, अब ये पूरा डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया है। 2020 का क्वेश्चन पेपर 21, 22 एंड ये 23 का लास्ट ईयर का हमारे पास क्वेश्चन पेपर था जो हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है। अगर चारों साल के पेपर में अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और सबकी PDF भी आपको अवेल करा दी गई है टेलीग्राम चैनल पे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी अगर हम लोग ओडिशा CPET की बात करें तो अभी तक इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, बट हमने ऑलरेडी इसके टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिए हैं, इसकी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इसकी क्लासेस अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। अगेन व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। प्लस हमने आपके लिए जो ओडिशा CPET के लिए प्रिपरेशन करें उनके लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और उसमें सारी रेलेवेंट क्लास हमने इंक्लूड कर दी है जो आपको कवर करनी है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अब अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको कॉमर्स बेस्ड बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।